हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो 9th के फर्स्ट चैप्टर है उसमें नेपोलियन के बारे में क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन का उदय किस परिस्थितियों में हुआ है। और 10th में एक चैप्टर है राष्ट्रवाद का उदय, पहला ही चैप्टर है जिसमें ये है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और नेपोलियन ने अपने देश में राष्ट्रवाद किस प्रकार लाया। नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के लिए फ्रांस में क्या क्या सुधार किए और क्या उसकी जर्नी रही, वो हम दोनों लेसन के बारे में आज इसमें समझेंगे। तो ये मैंने पहले से कुछ पॉइंट निकाल लिए हैं जिससे उनके बारे में आपको डिस्कशन किया जा सके। पहला है, टॉपिक का नाम है नेपोलियन का उदय एवं प्रमुख सुधार। तो नेपोलियन आप एक अलग टॉपिक मान लीजिए और इसको जो है आपको तैयार करके रखना है। 9th और 10th दोनों में इससे एक क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नेपोलियन के बारे में पहले हम जानकारी करते हैं। ये जो है नेपोलियन के बारे में इस पोर्शन में मैंने समझाने की कोशिश करी है और ये है नेपोलियन के प्रमुख कार्य जो मैंने इस दर रखे हुए हैं। जो उन्होंने प्रशासनिक सुधार किया है या जो उसने अपने देश को एक आधुनिक ये मॉडर्न बनाने में जो उसने किए, नेपोलियन ने सुधार किए, वो इस तरफ मैंने लिख दिए हैं कि ये उन्होंने सुधार करे हैं। और इधर नेपोलियन के खुद की जर्नी है, किस तरह से कहाँ से जन्म से लेकर मृत्यु तक नेपोलियन ने किस तरह से अपनी लाइफ में उन्नति प्राप्त करी थी, प्रोग्रेस उसकी पूरी इसमें समझेगा। पहले नेपोलियन के बारे में देखते हैं। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को और कोर्सिका द्वीप है एक, वहाँ पर हुआ था 15 अगस्त 1769 को। तो उसका जन्म से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे मोटे आ जाते हैं। द्वीप के बारे में आते हैं, कई द्वीप इससे संबंधित है, कोर्सिका द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके सैन्य स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई, पेरिस के सैन्य स्कूल में, और फिर उसी सैनिक स्कूल में पढ़ते पढ़ते उसको सेना में ही लेफ्टिनेंट का पद मिल गया। लेफ्टिनेंट जो होता है सेना का शुरुआती अधिकारी वाला पद होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट, वहीं से उसकी शुरुआत हुई और फिर उसने अपनी योग्यता से वो फ्रांस की सेना के जनरल के पद पे पहुंच गया, यानी सबसे बड़े पद पे पहुंचा। तो उसकी शिक्षा कहाँ हुई? सैन्य स्कूलों में, और लेफ्टिनेंट से जनरल पद तक, यानी सर्वोच्च सेना के सर्वोच्च सेनापति तक वो पहुंचा। इस बीच की जर्नी जो उसकी है वो कैसे है कि उसने जब वो सैनिक स्कूल से निकला और लेफ्टिनेंट के पद पे आया तो क्या हुआ, वो वहाँ पर राजतंत्र के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने का नेपोलियन ने बहुत अच्छा प्रयास किया और उसमें सफल रहा। तो उसको जो है फिर इटली के सैन्य अभियान में भेजा गया और उसने इटली को जीत लिया और मिस्र को भी हराया। पिरामिड का एक युद्ध हुआ था, उसमें मिस्र को भी हराया। अब इसके बाद देखिए हार उसकी कहाँ हुई? नील नदी के युद्ध में। नील नदी का युद्ध हुआ था मिस्र में ही, एक जगह तो जीत गए थे, लेकिन नील नदी के युद्ध में ही ब्रिटिश सेनापति जल सेना के नेल्सन ने उसको हरा दिया। देखिए, नेपोलियन वैसे तो सेना में बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसके पास नौसेना नहीं थी, और नौसेना जो है ब्रिटेन की सबसे अच्छी थी उस समय। तो नौसेना जो थी यानी कि जल सेना, नेवी, वो जो है ब्रिटिशर्स की बहुत अच्छी थी, और नेल्सन जो सेनापति था उसने नेपोलियन को हरा दिया और इस तरह से उसके अभियान में ब्रेक लग गई। ये घटना लगभग 1719 की ही है। इसके बाद क्या हुआ, उधर जो डायरेक्टरी का शासन चल रहा था, जैसे कि पहले वीडियो में बताया मैंने, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन चल रहा था, उसमें भ्रष्टाचार फैल गया। तो उसकी वजह से और इन ब्रिटिश युद्धों में उसने काफ़ी एरिया जीत लिया था। अब उसको लगा कि मुझे फ्रांस वापस जाना चाहिए और वहाँ की सत्ता पर अपना अधिकार करना चाहिए। तो वो फ्रांस आया 1799 में, और उसका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है इसके संबंध में। जब वो पहुँचा पेरिस में, डायरेक्टरी के खिलाफ बड़ा विद्रोह था सॉरी, तो ये नाशपाती पक चुकी है, और एक स्टेटमेंट इसने दिया कि यानी मैं, और उसने कहा था कि मैं बिल्कुल सही समय पे आया हूँ। अगर पहले आता और तो देर हो जाती, और बाद में आता तो भी देर हो जाती, यानी कि बिल्कुल सही समय पे आया। मैं ऐसे समय पे फ्रांस आया हूँ, नेपोलियन का कथन था, जब नाशपाती पक चुकी हुई, यानी सही समय पे आया हूँ। अब देखिए इसकी जर्नी। फ्रांस आते ही उसको क्या हुआ, 1799 में उसको काउंसिल सिस्टम होता था, ठीक है, 3 काउंसिल होते थे, उनमें से प्रधान काउंसिल बन गया, 3 काउंसिल में से
काउंसिल मतलब होता मेंबर, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं वो। 1804 में ही, इससे पहले मैं बता दूं 1802 में वो आजन्म यानी पूरी ज़िंदगी के लिए प्रधान काउंसिल बन गया, और 1804 में उसको फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। यानी अभी सेना के सर्वोच्च पद से अब कहाँ पर आ गया वो, फ्रांस के राष्ट्र सम्राट के पद पे आ गया। बहुत बड़ा पद उसका पद, तो यानी सर्वे सर्वा हो गया। इसके बाद उसने अपना विजय अभियान शुरू किया। फ्रांस का सम्राट बनते ही उसने अपने इन्वेंशन किए, विजय अभियान शुरू किए, और उस विजय अभियान में उसने जर्मनी के बहुत सारे राज्यों को, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इनके राज्यों को मिला के राइन संघ का निर्माण किया। इसमें 39 राज्य थे, राइन संघ, यानी इनको सब छोटे छोटे राज्यों को मिला के एक कर दिया, और उसका हेड संरक्षक खुद नेपोलियन बन गया। इसके अलावा हम देखते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था भी एक लागू की थी उसने, जब राष्ट्रपति बना, राजा बना, फ्रांस का सम्राट बना, तो उसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करी। महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, वो इंग्लैंड के खिलाफ थी। इंग्लैंड को यूरोप के व्यापार से बाहर करने के लिए, यूरोप में जो फ्रांस और यूरोप इंग्लैंड का एक कंपटीशन चलता था, और चूंकि ब्रिटेन की नौसेना बहुत अच्छी थी, तो वो नौसेना के दम पे व्यापारी अच्छे तरीके से कर लेते थे। व्यापार बहुत अच्छे तरीके से ब्रिटेन का चल रहा था, और आर्थिक ताकत ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा थी, हालांकि सैन्य ताकत फ्रांस के पास ज़्यादा थी। तो उसने व्यापार में, महाद्वीपीय व्यवस्था को मैं एक बार क्लियर कर दूं, व्यापार में जो यूरोप के व्यापार से इंग्लैंड को बाहर करने के लिए, इंग्लैंड को बाहर करने के लिए ये क्यों करना चाह रहा था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। अब आपको मैंने बताया कि सैनिक ताकत में नेपोलियन के समय फ्रांस सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गया, लगभग यूरोप के सब देशों को जीत चुके थे इंग्लैंड को छोड़ के। तो उन्होंने सोचा कि बिजनेस में भी इनको हराएं, इसलिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, और उन्होंने कहा कि इंग्लैंड से कोई भी यूरोपीय देश व्यापार नहीं करेगा। तो इसको महाद्वीपीय व्यवस्था कहा गया। 1806 में बर्लिन से एक ऑर्डर जारी किया गया था, इसलिए इसको बर्लिन आज्ञप्ति या बर्लिन ऑर्डर भी कहते हैं, बर्लिन ऑर्डर के द्वारा। और इसके काउंटर में फिर इंग्लैंड ने भी एक ऑर्डर जारी किया था, ऑर्डर ऑफ काउंसिल ऐसे करके, जो जिसमें उन्होंने फ्रांस के खिलाफ करीब काफ़ी सैंक्शन लगा दिए थे, प्रतिबंध लगाए। अब देखिए लिप्जिंग का युद्ध हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे देश, इस व्यवस्था से बहुत सारे यूरोपीय देश भी सहमत नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनसे उनका व्यापार तो खूब मुक्त व्यापार ज़्यादा अच्छा होता है। तो सब ने मिलकर, स्पेशली इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया वगैरह ने मिलकर लिप्जिंग में मिलके अक्टूबर 1813 में नेपोलियन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस राष्ट्रों के युद्ध में, इस लिप्जिंग के युद्ध को राष्ट्रों का युद्ध भी बोलते हैं। पहली बार बहुत सारे देश मिलके इस पर लड़ रहे थे। तो इस राष्ट्रों के युद्ध में नेपोलियन हार गया और इसको कैद कर दिया गया। कैद के बाद इसको एक छोटे से प्रदेश का एक छोटा सा राजा बना दिया गया, शासक बना दिया गया। लेकिन वो वहाँ से छोटा भागा और फिर से फ्रांस पहुँचे। दिन 2 बार फ्रांस का सम्राट बना, फ्रांस का सम्राट सेकेंड बार भी बना नेपोलियन, और वहाँ पे व्यवस्था का लागू करी उसने। लेकिन आप देख रहे हैं केवल 1 साल के लिए बन पाया। इसके बाद फिर से इन्हीं मित्र राष्ट्रों ने, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया वगैरह ने मिलकर वाटरलू के युद्ध में फिर से नेपोलियन को हरा दिया 18 जून 1815 को। और वाटरलू के युद्ध के साथ ही, चूँकि एक बार लिप्जिंग के युद्ध में वो भाग चुका था, इस बार उन्होंने कड़ी सजा दी और एक वीरान द्वीप में ले जाके सेंट हेलेना द्वीप में ले गए और उसको वहाँ पर एक तरह से अज्ञात सजा दे दी, जहाँ पर उसकी 5 मई 1821 को मृत्यु हो गई हेलेना द्वीप में। तो इसके युद्ध जो लिप्जिंग और वाटरलू के युद्ध में भी नेपोलियन हार गया था, और अंतिम युद्ध था जिसमें निर्णायक रूप से हार गया, वो वाटरलू का युद्ध था। इसके पहले ब्रिटिश सेनापति नेल्सन ने सबसे पहली बार नील नदी के युद्ध में उसको हरा दिया था। ठीक है। और इसमें मेन चीज़ है 1804 में कौन फ्रांस का सम्राट बना? नेपोलियन बना। राइन संघ का निर्माण किसने किया? ये नेपोलियन ने किया। कितने राज्य थे? 39 राज्य। महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी? इंग्लैंड के व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए नेपोलियन द्वारा जो यूरोपीय देशों पर प्रतिबंध लगाए गए, वो 1806 में जो प्रतिबंध लगाए वो महाद्वीपीय व्यवस्था कहलाई। अब लिप्जिंग का युद्ध कब हुआ? 1813 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1815 को।
और उसकी मृत्यु कब हुई? लगभग 6 साल के बाद 1821 में। और कहाँ हुई? सेंट हेलेना द्वीप में हुई। तो इस तरह से ये हम मेन पॉइंट है नेपोलियन के बारे में। अब हम अपने दूसरे इसमें आते हैं कि नेपोलियन के सुधार क्या थे। नेपोलियन ने क्या सुधार किया था, इस चीज़ को ज़रा हम समझेंगे। नेपोलियन के सुधार कार्य क्या क्या था? पहला काम, जब नेपोलियन वहाँ का सम्राट बना तो उसने प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार करके उसने जो नेपाल की राजतंत्री जो फ्रांस की राजतंत्री व्यवस्था थी उसको नेपोलियन ने क्या जिलों और उसके उप जिलों में डिवाइड कर दिया और वहाँ पर सैन्य अधिकारी नियुक्त किए। क्योंकि मैंने बताया था कि डायरेक्टरी शासन जो था, यानी एक काउंसिल ऑफ पीपुल जो कि उनके शासन सत्ता चलाती थी नेपोलियन फ्रांस की, डायरेक्टरी में भ्रष्टाचार फैल गया था। भ्रष्टाचार की वजह से उसने प्रशासनिक सुधार सबसे पहले किया और जिलों और उपजिलों में कलेक्टर नियुक्त नहीं किए, सैन्य अधिकारी नियुक्त किए। क्योंकि सैन्य अधिकारी ज़्यादा एक कठोर इमेज वाले होते हैं और ईमानदारी में भी उनका आज भी और उस समय भी नाम होता था। तो इस तरह से आपने देखा सैन्य अधिकारियों के दम पे उसने, क्योंकि वो सेना में भी था, सेना में उसको अनुभव था लेफ्टिनेंट से जनरल पद जाने का, इसलिए उसे सैन्य अधिकारियों पर ज़्यादा यकीन था, ना कि सिविल अधिकारियों पर जो दूसरे अधिकारी थे जिला प्रशासन के। तो ये एक सुधार बहुत बड़ा था। आर्थिक सुधार उसने क्या किया? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करी। बैंक ऑफ फ्रांस आज भी है बैंक ऑफ फ्रांस, और उसके द्वारा उन्होंने वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और एक मुद्रा भी नई चालू की, फ्रैंक मुद्रा, जो आज भी फ्रांस की मुद्रा है। तो इस आर्थिक सुधारों में बैंक ऑफ फ्रांस और फ्रैंक मुद्रा, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके सुधार कार्य थे नेपोलियन के। अब देखिए धार्मिक और शैक्षिक में क्या था, ये है धार्मिक और शैक्षिक। पोप के साथ समझौता किया उन्होंने। पोप के साथ समझौता के बाद उसने क्या किया कि चर्च को जो है राज्य के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं दी। चर्च अपना धार्मिक कार्य करेगा और राज्य जो है अपने नीतियाँ बनाएगा जिसमें चर्च का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये पोप के साथ समझौता हुआ, कॉनकॉर्डेटा समझौता नाम इसके नाम से जाना जाता है। पोप के साथ समझौता कॉनकॉर्डेटा। और शिक्षा को जो है शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी शिक्षा जो पहले चर्च पाठ्यक्रम बना कर देते थे, जैसे कुछ संस्थाएं पाठ्यक्रम को शैक्षिक और धार्मिक संस्थाएं पाठ्यक्रम के लिए सजेशन देती हैं, पर सजेशन तो ठीक है, लेकिन शिक्षा पर नियंत्रण किसका होगा? राज्य का। राज्य जो चाहेगा वो सिलेबस बनाएगा। जब राज्य बनाता है तो उसमें वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा और तार्किक शिक्षा ज़्यादा जोड़ी जाती है और धार्मिक शिक्षा को केवल नैतिक शिक्षा का विषय माना जाता है। तो ये धार्मिक और शैक्षिक सुधारों में पोप के साथ समझौता किया और शिक्षा को राज्य के नियंत्रण का विषय बना दिया गया। और जो पादरियों को एक तरह से उन्होंने राज्य कर्मचारी के रूप में माना भी, कि जिससे कि वो अर्निंग के लिए भ्रष्टाचार न करें। ये भी है। विधि संहिता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो भी नेपोलियन ये चाहता था कि फ्रांस जो है लंबे समय तक एक उसमें रहे, लंबे समय तक एक प्रशासनिक सुदृढ़ता में रहे। इसलिए उसने एक काम किया कि एक कानूनों की बड़ी संहिता बनाई जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। कब किस सन में बनाई? 1804 में, अपने सम्राट बनते ही। और उसमें बहुत सारे जो कानून थे जो बहुत ज़्यादा पुराने कानून थे, जो प्रासंगिक ही नहीं थे, रिलेवेंट नहीं थे, इरेलेवेंट हो चुके थे, उनको हटा दिया। और जो नए कानून बनाए जो कि बिल्कुल फ्रांस की परिस्थितियों के अनुरूप हों। इस तरह से उसने नेपोलियन कोड बनाया जिसमें उसने संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता दी, किसानों को के लिए स्पेशली, और बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों को में भ्रष्टाचार ना कर सकें। और इस सब सुधार की वजह से उसे सेकंड जस्टिडियन का, जस्टिडियन मतलब होता है जो जस्टिस करने वाला, फ्रांस वर्ड है जस्टिडियन, तो वो सेकंड जस्टिडियन के नाम पे फेमस हुआ। तो नेपोलियन कोड जो है इसका एक मेन, और विधि संहिता यानी नेपोलियन कोड को खुद नेपोलियन ने भी माना है कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, नेपोलियन ने क्या कहा, सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी, इसको सबसे बड़ी उपलब्धि माना है, सबसे बड़ा अचीवमेंट, यानी युद्धों से भी ज़्यादा
जितने युद्ध इसने जीते थे इन सबसे भी ज़्यादा नेपोलियन ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, नेपोलियन कोड बनाना, यानी कानूनों को। क्यों? कानून सार्वभौमिक होते हैं और लंबे समय तक अपना असर डालते हैं। तो इस तरह से इनके नेपोलियन के प्रमुख सुधार कार्य क्या रहे, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रशासनिक सुधार में उसने जिले उपजिलों का प्रशासन संगठित किया और वहाँ पर अपने सैन्य अधिकारी नियुक्त किए, जिससे कि वहाँ पर भ्रष्टाचार और सख्त प्रशासन रहे। आर्थिक सुधार में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और फ्रैंक मुद्रा जो आज भी चलती है। धार्मिक और शैक्षिक सुधारों में पोप के साथ समझौता और शिक्षा पर से राज का नियंत्रण समाप्त कर दिया। और विधि संहिता में उसने नेपोलियन कोड, ये याद रखना, नेपोलियन कोड क्या है, एक कानूनों की एक पुस्तक है, 1804 में बनाई, जबकि वो 1804 में क्या हुआ था, वो फ्रांस का सम्राट बना था, उसी समय ही बना दी उसने। और संपत्ति के अधिकार को उसने, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी और विधि संहिता को नेपोलियन ने खुद ही सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि बताया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेपोलियन ने एक आधुनिक फ्रांस के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया, फ्रांस का निर्माण किया, आधुनिक फ्रांस का निर्माण किया। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को। और ही नेपोलियन को ही राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, राष्ट्रवाद का जनक। ये क्वेश्चन अभी ही आया था, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है वो अक्सर, कि राष्ट्रवाद की शुरुआत किस देश से हुई है। अब राष्ट्रवाद का जनक नेपोलियन है, तो नेपोलियन किस देश का है? फ्रांस का है। तो राष्ट्रवाद का जनक कौन सा देश होगा? फ्रांस ही होगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हमें पढ़ाई करनी चाहिए, और जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में क्वेश्चंस जरूर पूछें कि इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो आप देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसे अपने दोस्तों में शेयर करें और मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि ये सब चीज़ का नॉलेज जो है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मिल सके और हम इस तरह की वीडियो को लगातार पोस्ट कर सकें। धन्यवाद।